नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं फिर से आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि यहाँ पे मैं एक कंपनी नहीं करीबन 4 कंपनीज के बारे में डिस्कशन करूंगा और चारों के चारों ही बैंक्स है। आप सभी जानते हैं बैंक इंडिया में किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है और किस तरीके से ग्रोथ फ्यूचर में होने वाला है क्योंकि बहुत सारे बड़े-बड़े एनालिसिस और बहुत सारे कंट्रीज एक एनालिसिस डेटा पब्लिश किया है जहाँ पे बताया गया है कि 2023 सॉरी अभी 2023 चल रहा है और 2030 तक और इंडिया का ग्रोथ अलग लेवल का देखने को मिलेगा। तो ग्रोथ हाई लेवल का देखने को मिलेगा और हाई लेवल ग्रोथ होगा तो सबसे ज्यादा ग्रोथ कहाँ पे होने वाला है? बैंकिंग सेक्टर में, क्योंकि बैंक ही के माध्यम से ही हर कुछ होगा। चाहे वो ट्रांजेक्शन हो, चाहे वो लोन लेना हो, चाहे वो डिपॉजिट करना हो, कुछ भी हो, सारे के सारे बैंक्स के माध्यम से हो रहा है। तो बैंक्स का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए जब जब कोई बैंक के बारे में अपडेट्स आ रहा है तो मैं आपके साथ शेयर करूँ। और अभी पिछले दिनों में मतलब एक साथ चार चार बैंक के बारे में यहाँ पे रिजल्ट आने वाला था, तो फाइनली वो रिजल्ट आ चुके हैं। क्वार्टर टू मतलब Q2 का रिजल्ट आने वाला था और यहाँ पे मैं चार कम बैंक्स के बारे में डिस्कशन करूंगा और चारों के चारों ही प्राइवेट बैंक है। तो प्राइवेट बैंक में आपको नजरिया कौन सा बैंक के ऊपर किस तरीके से होना चाहिए और कहाँ पे किस किस तरीके से रिजल्ट हुआ, वो एक झलक आपको मैं दिखाऊंगा और डिटेल्स में डिस्कशन करूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, कुछ सीखने के लिए इस वीडियो को जरूर देखिए। और किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो मतलब आपके खुद की रिसर्च के ऊपर और आपके खुद के फंड मैनेज के ऊपर काम करिए। तो चलो फटाफट शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले मैं जिस बैंक के बारे में चर्चा करूंगा उसका नाम है आरबीएल बैंक। आप सभी जानते हैं आरबीएल बैंक के बारे में। मुझे बहुत सारे दोस्त कमेंट करते रहते हैं कि सर आरबीएल बैंक के ऊपर क्या करूं, उसका सिचुएशन क्या है, उसको क्या करना चाहिए। देखिए आरबीएल के बारे में बात करूं तो आरबीएल बैंक का जो सिचुएशन है आप देखेंगे तो क्वार्टर टू का जो रिजल्ट है, पहले बता दूं जो रिजल्ट है वो यहाँ पे लाखों में है, मैं आपको करोड़ों में कन्वर्ट कर दूंगा। सिर्फ आप डिटेल्स देखिए। कंपनी का जो इनकम हो रहा है वो इंटरेस्ट इनकम, डिस्काउंट इनकम, सब कुछ मिलाकर टोटल जो इन्वेस्टमेंट इनकम है और रिजर्व बैंक से जो कंपनी को इंटरेस्ट मिलता है, सब कुछ मिलाकर टोटल जो कंपनी की इनकम हुआ करीबन मैं करोड़ों में डायरेक्ट कन्वर्ट कर रहा हूँ, 3712। तो 3712 करोड़ का टोटल यहाँ पे सेल्स हुआ, मतलब इनकम हुआ। और पिछले क्वार्टर्स में कितना था? 3541। और पिछले साल में कितना था? पिछले साल में बहुत कम था, 2868। तो ओवरऑल किया जाए तो कंपनी में एक मैसिव इनकम ग्रोथ हुआ ईयर ऑफ ईयर बेसिस में और क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। अभी रही बात कंपनी का एक्सपेंस के बारे में, तो टोटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात करूं तो कंपनी का जो एक्सपेंडिचर हुआ आप देखेंगे तो 1448, जो पिछले बार था 1460 और पिछले साल में क्या था 1245। तो कुछ इस तरीके से सिचुएशन और सिनेरियो आपको देखने को मिला। तो मुझे लगता है कंपनी का जो एक्सपेंस वगैरह हुआ है वो मतलब एक्सपेंस वगैरह जो हुआ वो एक कंट्रोल में है। कंपनी कंट्रोल करके रखा है, अच्छा खासा कंट्रोल में रखे है। अभी जो इंपॉर्टेंस पॉइंट जो है वो आपको हर व्यक्ति को देखना चाहिए, वो भी बैंकिंग सेक्टर के ऊपर, वो है प्रोविजन। प्रोविजन अगर ज्यादा हो गया तो कंपनी में सब कुछ गड़बड़ी हो जाएगा। तो वो ही किया आरबीएल बैंक ने, जो मुझे एक्सपेक्टेशन था कि इस बैंक कुछ भी करे तो उसका प्रोविजन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। पिछले बार भी मैं यही आपको दिखा था कि प्रोविजन के ऊपर बहुत बड़ा गड़बड़ी है। 640 इसका 640 करोड़ के आसपास प्रोविजन देखने को मिला। अभी भी पिछले बार कितना था? 266 और पिछले साल में था 241। तो इसका मतलब प्रोविजन डबल से भी ज्यादा यहाँ पे ग्रोथ हो गया। अभी प्रोविजन होता क्या है मैं एक बार आपको बता दूं, जितने सारे नया व्यक्ति इस मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो इसको बता दूं। प्रोविजन वो होता है, एक सिंपल भाषा में समझाऊं कि बैंक मान के चलिए लोन देते हैं तो मार्केट में जितने सारे लोन वो बांट रहे हैं, जितने लोगों को वो लोन दे रहा है, रिटेल पब्लिक को भी लोन दे रहा है, कॉर्पोरेट को भी लोन दे रहा है, सब कुछ लोन मिलाकर कंपनी को कितना लोन डिफॉल्ट हो रहा है, मतलब कितना लोन वो इंटरेस्ट के साथ वापस नहीं, मतलब उसको नहीं उठा पा रहा है, तो उसी को कहा जाता है प्रोविजन। तो प्रोविजन जितना कम होगा उतना ही खास है। तो यहाँ पे तो प्रोविजन बहुत ज्यादा हो गया, मेरे हिसाब से डबल से भी ज्यादा। तो ये थोड़ा सा कंपनी के लिए रिस्की जोन बन सकता है और नेक्स्ट डे में इसी के कारण शेयर में एक भारी भरकम प्रेशराइज देखने को मिल सकता है। फिर भी देखा जाए कुछ भी हो सकता है, मार्केट है। मार्केट खराब रिजल्ट में भी भागता रहता है और अच्छे रिजल्ट में भी गिरते रहते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो आप ट्रेडिंग मत कर लीजिएगा। आपको मैं सारे एजुकेशन पर्पस में शेयर करूँ क्योंकि आपको स्टडी किससे करना है। तो देखिए कंपनी के जो बाकी जो पैरामीटर्स है, जैसे कंपनी का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, तो टैक्सेस पेमेंट करने के बाद कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी देखिए 294 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ, जो पिछले बार था 288 करोड़ और पिछले सालों में था 201 करोड़। तो देखिए फर्क देखिए कंपनी का, सब कुछ मिटाने के बाद भी कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे देखने को मिला। अभी कंपनी के एनपी के बारे में बात करूं तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डेटा चेंजिंग देखने को मिला। देखिए एनपी एक अलग अलग लेवल में कंपनी परफॉर्मेंस किया। तो एनपी के बारे में बात करूं तो पिछली बार 1% था
और उससे पहले 1.26 था, और मतलब पिछले साल में 1.26 था, और पिछले क्वार्टर मतलब क्वार्टर वन में 1% था। इस बार कंपनी कम करके कर चुके हैं 0.78% के आसपास। तो यहाँ पे नजरिया कुछ देखिए, कंपनी का जो डेटा है वो अलग लेवल में चेंज हुआ है। मुझे लगता है इस सिचुएशन में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा एक ग्रोथ होने का चांसेस बन सकता है। अभी क्या बनेगा नहीं बनेगा वो तो आपको बाद में पता चलेगा। अभी देखिए कंपनी की जो डिपॉजिट है वो किस तरीके से डिपॉजिट में ग्रोथ हुआ आप देखेंगे तो पिछले सालों के कंपैरिजन में कंपनी का जो ग्रोथ हुआ आप देखेंगे तो कंपनी पिछले सालों में जो डिपॉजिट था उससे कई गुना इस बार डिपॉजिट बढ़ चुके हैं। क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में भी डिपॉजिट बढ़ा और ईयर ऑफ ईयर बेसिस में भी बढ़ा। तो मैं एक ही बात कहूंगा आरबीएल बैंक के बारे में। देखिए कंपनी के ऊपर एक शानदार तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना था। कंपनी कुछ इस तरीके से करेक्शन हुआ था और हायर लेवल से बिग क्रैश यहाँ पे देखने को मिला। आप देखेंगे तो टॉप लेवल से देखा जाए तो बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे पिटाई हो चुके थे। कंपनी का प्राइस था करीबन 700 के ऊपर, तो उसके बाद देखिए बिग क्रैश देखने को मिला और उसके बाद एक स्ट्रांगली यहाँ पे एक सपोर्ट जोन क्रिएट किया। तो स्ट्रांगली सपोर्ट जोन क्रिएट करने के बाद ऊपर गया था, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया। तो मुझे लगता है ये जो लेवल है इस लेवल को याद रखना, ये लेवल है 266 के आसपास। इस लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग एक कंपनी के लिए रेजिस्टेंस बन सकता है। तो मुझे लगता है इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तभी कोई एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। और फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर आप वॉच करिए, तभी आपको कुछ सिचुएशन बन सकता है। तो ये तो था आरबीआई मतलब आरबीएल बैंक के बारे में। अभी नेक्स्ट जो बैंक है जिसके बारे में चर्चा कर उसका नाम है आईसीआईसीआई बैंक। देखिए इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है। तो इसके भी रिजल्ट ऑलमोस्ट आ चुके हैं। तो रिजल्ट फाइनली किस तरीके से हुआ उसके बारे में एक नजरिया आपको एक झलक दिखाऊंगा। तो सबसे पहले बता दूं कंपनी का जो रिजल्ट है वो डायरेक्टली करोड़ में दिया गया है। आप इसको करोड़ों फिगर में देख सकते हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट किस तरीके से हुआ आप देखेंगे तो टोटल इनकम, अभी टोटल इनकम के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो टोटल इनकम कंपनी का इस बार जो हुआ, टोटल कंपनी का जितने सारे इनकम्स हुए सब कुछ मिलाकर कंपनी का इनकम हुआ 40,600, चलो 700 करोड़ के आसपास पकड़ लेते हैं। पिछले बार कितना था करीबन 38,700 करोड़ और पिछले सालों में था 31,087 करोड़। देखिए प्राइवेट बैंक में लीडर जो है बैंक्स होते हैं उसमें उसमें हमेशा आपको सेल्स अच्छा खासा दिखेगा, इनकम अच्छा खासा दिखेगा और एक्सपेंस को भी वो कंट्रोल करना जानते हैं किस तरीके से एक्सपेंस को कंट्रोल किया जाता है। देखिए एक्सपेंस के मामले में बात करूं तो इस बार 26,400 करोड़ का एक्सपेंस हुआ। पिछले क्वार्टर्स में मतलब क्वार्टर वन में 24,600 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था और पिछले सालों में करीबन 19,000 करोड़ का आसपास एक्सपेंस हुआ था। तो ओवरऑल फिगर आउट की बात करूं तो कंपनी जिस तरीके से इनकम किया उसी हिसाब से कंपनी एक्सपेंस को भी मेंटेन किए। और यहाँ पे आप एक चीज को जरूर नोटिस करना, कंपनी की जो प्रोविजन है तो प्रोविजन किस तरीके से देखने को मिला। प्रोविजन कुछ इस तरीके से है, कंपनी अलग लेवल का प्रोविजन यहाँ पे फाइंड आउट किया है, मतलब फिगर आउट किया है। तो कंपनी प्रोविजन को अलग लेवल पे कंट्रोल कंट्रोल किए है। पिछले बार मतलब पिछले सालों में था करीबन 1600 करोड़ के आसपास प्रोविजन और इस बार वो बन चुके हैं 580 करोड़ के प्रोविजन। तो सोचिए किस तरीके से ईयर ऑफ ईयर बेसिस को और क्वार्टर क्वार्टर बेसिस को कंपनी कंट्रोल किए है। और मुझे इसीलिए आईसीआईसीआई बैंक को बहुत ज्यादा पसंद लगता है क्योंकि कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक ये तीनों बैंक ही बेस्ट है क्योंकि तीनों बैंक का जो बिजनेस मॉडल्स और मैनेजमेंट का जो टीम है ना वो बहुत हाई गुरुत्वबल टीम है और हाई स्ट्रॉन्ग टीम है। और इस कंपनी की जो प्रॉफिट एंड लॉस आपको आया सब कुछ मिटाने के बाद तो देखिए 10,200 करोड़, पिछले बार था 9,600 करोड़ और पिछले सालों में था 7,500 करोड़। तो ओवरऑल कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो अलग लेवल का बढ़ता हुआ देखने को मिले। अभी कंपनी की जो मतलब नेट एनपीए है तो सबसे पहले डेप्थ ऑफ इक्विटी दिखा देते, तो डेप्थ ऑफ इक्विटी कंपनी का देखिए किस तरीके से कंपनी कंट्रोल में रखा। 0.40 था, उसके बाद 0.33 बना, अभी 0.30 है। तो कंपनी के डेप्थ ऑफ इक्विटी को भी कंट्रोल में रखे हैं। तो यही खासियत होते हैं बड़े बैंक्स में। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कंपनी का, रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग का मतलब क्या है, देखिए हम लोग सेविंग अकाउंट में, करेंट अकाउंट में पैसा जमा करते हैं। तो उस सेविंग और करेंट अकाउंट में कितने पैसा आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर जमा हुआ वो देख लीजिए। कि ओवरऑल बात करो कंपनी का पिछले बार जो पिछले साल में था 25,000 करोड़ और पिछले क्वार्टर में था करीबन 31,000 करोड़ और इस बार बन चुके हैं करीबन 33,000 करोड़ के आसपास। तो अलग लेवल का कंपनी यहाँ पे प्रेजेंस दिखाया। तो मैं इसीलिए आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर बहुत स्ट्रांगली बुलिश फील करता हूँ और मुझे लगता है आईसीआईसीआई बैंक फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ होने का और भी हाई पोटेंशियल है। और रही बात इस कंपनी के चार्ट पर, देखिए मैंने एक ट्रेड आपको मेंशन किया था, वो ट्रेड कुछ इस तरीके से थे। यहाँ पे कफ विथ हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ और कफ विथ हैंडल पैटर्न क्रिएट होने के बाद फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हो चुके थे और ब्रेकआउट होने के बाद देखिए करेक्शन भी हुआ, रिवर्सल भी हुआ क्योंकि मार्केट एक डाउन साइड ट्रेंडिंग यहाँ पे लिया क्योंकि ऑल ओवर ग्लोबली मार्केट में प्रेशर है। क्योंकि देखा जाए तो जिस तरीके से मार्केट में इसराइल के साथ
हमास का जो युद्ध स्टार्ट हो गया था, उसके बाद बाकी कंट्रीज भी इन्वॉल्व हो रहा है, उस बेसिस में इकोनॉमी के लिए देखा जाए तो थोड़ा सा प्रेशराइज तो ग्लोबल मार्केट में पड़ेगा और इंडियन मार्केट भी उसके ऊपर प्रेशर देखने को मिलेगा। तो बाकी कंपनी तो ऑल इज गुड है, तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली आपको कुछ सोचना चाहिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है, आप देखेंगे, कोटक महिंद्रा बैंक। देखिए कोटक महिंद्रा बैंक इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है, तो इसका भी रिजल्ट शानदार तरीके से देखने को मिलेगा। कंपनी का जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम के बारे में चर्चा करूं तो इंटरेस्ट इनकम, अदर्स इनकम, रिजर्व बैंक से जो इंटरेस्ट मिला, सब कुछ मिलाकर जो टोटल इनकम हुआ उसके बारे में चर्चा करूं तो आप देखेंगे तो कंपनी का जो टोटल इनकम है 7,800 करोड़। पिछली बार था, सॉरी सॉरी सॉरी, वापिस जाता हूँ, यहाँ पे टोटल इनकम यहाँ पे देखिएगा तो कितना 21,560 करोड़। पिछली बार था 20,723 करोड़ और पिछले सालों में था, मतलब एक साल पहले था प्रीवियस ईयर में 17,400 करोड़। तो सोचिए कंपनी के जो इनकम है वो कुछ अलग लेवल का देखने को मिला। अभी इंटरेस्ट भी पेमेंट करना पड़ा, सब कुछ पेमेंट करना पड़ा, एक्सपेंस भी हुआ, तो टोटल एक्सपेंडिचर किस तरीके से बना, टोटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात करूं तो कंपनी का जो एक्सपेंडिचर हुआ 15,200 करोड़ इस बार। पिछले क्वार्टर मतलब क्वार्टर वन में 14,000 करोड़ के आसपास और पिछले सालों में 12,000 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। तो अलग लेवल का कंपनी के यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर देखने को मिला है। जब एक्सपेंडिचर कम हो तो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाते हैं। तो कितना प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा उसको दिखने से पहले आपको एक चीज जरूर नोटिस करना होगा, वो है कंपनी का प्रोविजन। तो प्रोविजन देखिए हमेशा बड़े से बड़े बैंक्स अच्छा खासा कंट्रोल में रखते हैं। आपको मैं पहले ही आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट दिखाया हूँ, वहां पे प्रोविजन अलग लेवल का कंट्रोल में रखे, मगर यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक उसको प्रोविजन को कंट्रोल नहीं कर पाए, थोड़ा सा प्रोविजन ज्यादा देखने को मिला और इसके चलते थोड़ा सा प्रेशराइज देखने को मिल सकता है कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर। अभी इसका नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं, सब कुछ टैक्सेशन के बाद, सब कुछ मिटाने के बाद कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा जम देखने को मिला। 4,400 करोड़ इस बार प्रॉफिट हुआ। मतलब प्रीवियस जो क्वार्टर गया क्वार्टर वन में करीबन 4,100 करोड़ के आसपास और पिछले साल में 3,500 करोड़ के आसपास टोटल प्रॉफिट हुआ था। तो ओवरऑल यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिले। और कंपनी का जो नेट जो मतलब एनपीए है उसके बारे में चर्चा करूं तो एनपीए आप देखेंगे तो कंपनी अलग लेवल में कंपनी का एनपीए जो है उसको कंट्रोल में लेके आए। तो परसेंटेज वाइज अगर कंपनी का एनपीए दिखा दूं तो पिछले साल में था 0.60 के आसपास और पिछले क्वार्टर में था 0.43 के आसपास और इस बार वो बन चुके 0.39 के आसपास। इसका मतलब एनपीए को अलग लेवल में कंपनी यहाँ पे रिप्रेजेंट किए। तो ये सारे पॉइंट्स कंपनी के फ्लेवर में है, सारे पॉइंट्स कंपनी को आगे बढ़ने के लिए जरूर हेल्प करेगा। अभी देखिए कंपनी का रिटेल बैंकिंग, जिस बैंकिंग से कंपनी का सबसे ज्यादा पैसा आता है और उस पैसे को लेकर ही वो कस्टमर को बांटते हैं एज ए लोन के हिसाब से। तो रिटेल बैंकिंग का मतलब अपने समझ चुके हैं कि जितने लोग करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में पैसा डालते हैं, जैसे पिछली बार कितना था, पिछले साल में से 4,400 करोड़ का पैसा आया था और पिछले क्वार्टर में 5,900 करोड़ के पैसा आया था और इस बार 6,600 करोड़ के आसपास पैसा हाथ में आया। तो यहाँ पे ओवरऑल बात करें कंपनी का हर दिशा से पॉजिटिविटी देखने को मिला है। अभी रही बात कंपनी का चार्ट पैटर्न्स का, तो चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से देखने को मिला। देखिए बहुत दिनों तक एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है, बहुत दिनों तक एक ही रेंज के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो उस कंपनी मतलब सॉरी बैंक जिस तरीके से सिचुएशन हो रहा क्रिएट हो रहा है, मुझे लगता है थोड़ा सा प्रेशराइज में है। तो बैंक अगर जर्नी करना स्टार्ट कर देंगे तो हर बैंक भागना स्टार्ट करेंगे। कोई भी बैंक आपको भागता हुआ नहीं दिखेगा, चाहे वो एचडीएफसी हो, चाहे कोटक हो, चाहे महिंद्रा, चाहे एक्सिस बैंक हो, चाहे कोई भी आईसीआईसीआई बैंक, कोई भी बैंक को पकड़ लीजिए। तो जब सारे बैंक एक भागना स्टार्ट करेंगे तो एक साथ एक रॉकेट जैसा मोमेंटम दिखेगा, जिस तरीके से ऑटो सेक्टर में 2020 कोविड के बाद सिचुएशन देखने को मिला था। तो मैं तो इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। और लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसके नाम है यस बैंक। देखिए इसके ऊपर मैं एक इंडिविजुअली वीडियोस आपके साथ शेयर किया हूं। अभी मैं इन एक साथ सारे वीडियोस को शेयर कर रहा हूं क्योंकि आपको पता चले कि प्राइवेट बैंक में कौन सा बैंक किस तरीके से काम कर रहा है। देखिए आरबीएल बैंक और यस बैंक, ये दोनों बैंक बहुत छोटा सा बैंक है कंपेरिजन टू आईसीआईसीआई एंड कोटक बैंक। तो फिर भी छोटा बैंक होने के बाद भी अगर उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो तो एक अलग लेवल का यहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। तो कंपनी की जो इनकम हुआ उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ। तो कंपनी का टोटल इनकम जो है 7,000, सॉरी माफी चाहता हूँ, यहाँ पे लाखों में है, करोड़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं कन्वर्ट करके आपको बता रहा हूँ 7,920 करोड़ के आसपास और पिछली बार कितना था 7,584 करोड़ के आसपास और पिछले साल में था 6,348 करोड़ के आसपास। तो ओवरऑल कंपनी का जो इनकम है ना वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है और कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर भी कंट्रोल में है। मतलब कंट्रोल में है बोलना थोड़ा सा गलत होगा, कंपनी के एक्सपेंडिचर थोड़ा सा ज्यादा हो चुके हैं, करीबन 7,119 करोड़ के आसपास।
और पिछले बार कितना था 6,765 करोड़ के आसपास, और पिछले साल में था 5,581 करोड़ के आसपास। तो एक्सपेंस थोड़ा सा ज्यादा हुआ, जिसके चलते कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा चेंजिंग देखने को मिला। और उससे पहले मैं प्रोविजन कंपनी को दिखाना चाहूंगा। प्रोविजन में कंपनी कंट्रोल तो लेके आया है, पिछले सालों की तुलना से कंपनी कंट्रोल तो किए, मगर क्वार्टर क्वार्टर को बीट नहीं कर पाया। तो ये येस बैंक के लिए थोड़ा सा अभी भी प्रेशराइज है, क्योंकि राणा कपूर जी जिस तरीके से बैंकिंग का हालत खराब, मतलब येस बैंक का हालत खराब करके चले गए थे, तो उसको नया मैनेजमेंट ने अलग लेवल के धीरे धीरे करके उसको रिकवरी कर रहा है। तो मुझे लगता है अगर येस बैंक फिर से खड़ा हो पाएंगे तो उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और जिस तरीके से गवर्नमेंट भी उसको सपोर्ट किया, आज येस बैंक खड़ा नहीं होता अगर एसबीआई और एलआईसी उसके ऊपर निवेश नहीं करता। तो ये बात आपको भूलना नहीं चाहिए, तो इस बात को आपको याद रखना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। तो रही बात कंपनी का जो प्रोविजन है उसको कैलकुलेशन करने के बाद जो नेट प्रॉफिट हाथ में आया, जो आफ्टर प्रॉफिट टैक्सेशन के बाद प्रॉफिट आया, आप देखेंगे तो कंपनी का ईयर ऑफ ईयर बेसिस में प्रॉफिट अच्छा हुआ। इस बार प्रॉफिट हुआ 225 करोड़ के आसपास, पिछले बार प्रॉफिट हुआ था 150 करोड़ के आसपास, और पिछले क्वार्टर में मतलब क्वार्टर वन में 342 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ था। इसका मतलब प्रॉफिट जो कंपनी का जो एस्टीमेट था वो एस्टीमेट को बीट नहीं कर पाया। मुझे लगता है इसके कारण शेयर के ऊपर एक प्रेशराइज देखने को मिला है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कंपनी के एनपीए, एनपीए के बारे में चर्चा करूं तो देखिए एनपीए को कंपनी अलग लेवल में मेंटेनेंस किया। ये इसको देखकर मुझे येस बैंक के ऊपर थोड़ा सा एक पॉजिटिव फीलिंग्स यहाँ पे देखने को जरूर मिलता है, क्योंकि येस बैंक ने इस जगह पे एक अच्छा खासा रिकवरी की है। एनपीए जिस तरीके से था 3.6% के आसपास, एक साल के बाद दो हालत देखिए, करीबन 2 टाइम्स नहीं 3 टाइम्स कंपनी रिकवरी की है। 3 टाइम्स रिकवरी करना इतना आसान नहीं। आपको सिर्फ परसेंटेज देख के आपको लग रहा है सर 9.9% ही तो है, पिछले बार 3.6% था, तो कितना ज्यादा था। यहाँ पे लाखों करोड़ का बात हो रहा है, कुछ छोटे मोटे क्वांटिटी की बात और अमाउंट्स की बात नहीं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कुछ अलग लेवल का कंपनी काम किए। और उसके साथ साथ अगर मैं कंपनी का रिटेल बैंकिंग के बारे में बात करूं तो देखिए कंपनी का रिटेल बैंकिंग में अच्छा खासा पैसा हाथ में आया। तो ये सारे कंक्लूजन के बाद मैं एक ही बात कहूंगा, येस बैंक के ऊपर आप फोकस रखिए। कंपनी जिस तरीके से धीरे धीरे करके खुद को रिकवरी कर रहे हैं, जिस तरीके से धीरे धीरे करके खुद को अलग लेवल में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स का, तो येस बैंक के ऊपर मैंने आपको एक मेंशन किया था, एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना, फिर से मुझे लगता है एक यहाँ पे शोल्डर क्रिएट करेगा। उसके बाद इसके बाद एक ब्रेकआउट लेवल आ सकते हैं, और ब्रेकआउट होगा तो एक शानदार तरीके से आप टारगेट बन सकते हैं, और वो भी कितना 22% के आसपास। तो इस तरीके से सिचुएशन कंप्लीट होने के लिए थोड़ा सा टाइम तो लग सकते हैं। अभी रिजल्ट आया है तो अभी देखा जाएगा कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस करता है। और मुझे लगता है इस सारे कंपनीज के ऊपर आपको एक बार डीपली रिसर्च करना पड़ेगा, और उसके बाद कुछ भी डिसीजन आप खुद के हिसाब से लेना। मेरा काम था आपको इन्फॉर्मेशन को शेयर करना आपके साथ, और आपका काम है उसको सोच कर समझ कर स्टडी करके काम करना। तो मेरे वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में होता है, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो प्लीज इस वीडियो में अगर कोई भी जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। विद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।